नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। गांव के लोग के चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आमने सामने के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट फ्रंट के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा। मनीष शर्मा लगातार बनारस में रहकर सामाजिक मुद्दों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। इन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन, स्लॉटर हाउस, NCR आंदोलन, बुनकर आंदोलन में लगातार भाग लिया। वर्तमान में जाति जनगणना मुद्दे पर ये सक्रिय हैं। आइए जाति जनगणना मुद्दे पर ही आज इनसे बातचीत की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है और इस मुद्दे को लेकर सरकार का क्या रवैया है। इनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मनीष जी, हमें ये बताइए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है उस पर लगातार कई वर्षों से बातचीत हो रही है और सरकार से इसके लिए अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा और ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है लेकिन फिर भी इस पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो 70 साल से ये मांग हो रही है। असल में आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के दौर में जाति की जनगणना होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद आधुनिक भारत बनाने के नाम पे उस कॉलम को हटा दिया गया जनगणना के दौरान। और उसके बाद आप देखिए 2 बार संसद ने भी 51 में पहले तो ख़त्म कर दिया गया, 2 बार संसद ने एक बार 97-98 में पूरी संसद ने कहा कि इस बार 2001 में जनगणना, जाति की जनगणना होनी चाहिए। उसके बावजूद उसको नहीं किया गया, उस सरकार ने खारिज कर दिया। फिर 2010 में एक बार संसद ने ये फैसला लिया, 2 दिन तक उसमें बहस होती रही। चूँकि हर बार जब जनगणना होनी होती है, ठीक उससे पहले देश में ये मुद्दा बनता है। तो 2011 से पहले भी, 2010 में भी आप देखेंगे कि पूरी संसद ओवरऑल पक्ष और विपक्ष सब लोगों की सहमति बनी, लेकिन 2011 में फिर उसको जनगणना को टाल दिया गया, उसको दूसरा रूप दे दिया गया। उसको आम जनगणना से अलग करके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पे उन्होंने उस पर 5000 करोड़ का बजट भी इसीलिए खर्च कर दिया कि न हो। अभी फिर ये सरकार चुनाव से पहले कह रही है कि कही थी, उन्होंने वादा किया था कि चुनाव के बाद हम 2021 की जनगणना में जाति की जनगणना कराएंगे, और इस बार भी ये सरकार मुकर गई। तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि एक छोटा हिस्सा, आप उसको कह सकते हैं कि जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट जिसको आप बोल रहे हैं इस देश में, उसकी हेजुमनी अभी भी, इसका मतलब आज़ादी के 70 साल बाद भी उसकी जो हेजुमनी है, उसकी जो ताकत है, वो ताकत जो है इसको रोक रही है हर बार। और इसका ये मतलब है कि आम तौर पे जो सत्ता है उसके ऊपर गहरा दबाव उसका अभी भी बना हुआ है। और हमको ये भी लग रहा है कि शायद ये विपक्ष भी, अगर इस पे आप देखें विपक्ष का जो रुख है इस मसले पर, तो वो रुख भी आप देखेंगे तो केवल कुछ ट्वीट कर देने तक, समर्थन में हम हैं, बस ये ट्वीट कर दिया, कोई प्रेस वार्ता कर दिया, कुछ ग्रुप्स जाके मोदी से मिल लिए और कुछ लोग अपना जो है इस पे बयान दे दिए। इससे आगे उनकी हिम्मत, इस मसले पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। आपने पूरे हिंदी बेल्ट में इस मसले पर एक भी आंदोलन आपने सड़कों पे जाति जनगणना के सवाल पे आपने नहीं देखा होगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये कि पूरा इंटायर जो पॉलिटिकल क्लास है उसके ऊपर अभी भी एक मुट्ठी भर लोगों का गहरा दबाव है और उसको नकारने की अभी ताकत इस राजनीति में नहीं है। ये बात हमको लगता है कि ये सबसे प्रमुख बात है जिसके चलते ऐसा बार बार वो टल रहा है। अच्छा, ये जाति जनगणना की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ये क्यों कराया जाना चाहिए? ये बहुत बुनियादी बात है कि दुनिया भर में जो जनगणना होती है तो हर तरह के विभाजन की जनगणना होती है। जैसे आप अमेरिका में चले जाइए तो काले लोगों की अलग से जनगणना होती है। अच्छा। और गोरे लोगों की भी अलग से जनगणना होती है। यहाँ तक कि आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहाँ पे आप जाएंगे तो दुनिया भर से जो भारतीय वहाँ गए हुए हैं, पाकिस्तान से वहाँ गए हुए हैं, दुनिया भर से जो लोग गए हैं उनकी भी अलग अलग, प्रवासी भी अलग गए हुए हैं, तो उनकी भी अलग अलग उनकी पहचान के साथ जनगणना होती है। ये बहुत बुनियादी बात है। आधुनिक दौर में डाटा पहली ज़रूरत होती है। किसी भी समाज को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो बुनियादी बात डाटा है। और भारत में जो है ये विविधता माने और ज़्यादा है। माने जातियों की ही संख्या आप देखिए, जितनी बड़ी जनसंख्या है और सबका अपना अलग स्टेटस है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक, सब कुछ अलग अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो कुछ भी अगर आपको आगे करना है, किसी भी समाज के लिए सोचना है, तो सबसे पहले उस समाज का
आपके पास डाटा होना चाहिए। किसी भी तरह की गैर बराबरी को आप बगैर चिन्हित किए कोई बराबरी लाने की योजना आप जो है बना ही नहीं सकते। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि ये जाना जाए कि किन किन जातियों की कितनी आबादी है और संसाधनों में और संपत्ति में उसकी कितनी हिस्सेदारी है। अगर ज़्यादा है तो उसे लिया जाए, अगर कम है तो उसको लेकर के उसको दिया जाए। ये बहुत बुनियादी बात है, मोटी बात है, जो सबको समझ में आती है। तो इसलिए मांग हो रही है कि ये 70 साल बाद भी तमाम जो संवैधानिक योजनाएं आपने दिए हैं, जो आरक्षण लागू हुआ है, उसके बारे में भी आपको खबर नहीं है कि वो कितना पहुंचा। जैसे मान लीजिए अभी आप कहते हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन एक आरोप लगता है कि 5% से ज़्यादा अभी तक वो आरक्षण नहीं पहुंचा है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो ही आप जाति जनगणना कराएंगे तुरंत सामने आ जाएगा कि वो आरक्षण कितना लागू हुआ। अभी आप SC/ST को अगर आप 22.5% कह रहे हैं तो वास्तव में वो कितने पहुंचा है, कितने लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। ये कुछ भी आपको जानना है, किसी भी चीज़ को आप थोड़ा भी जानकारी लेनी है तो पहला काम यही होना चाहिए कि जाति जनगणना हो। तो सरकार क्यों बचती है इससे? और सरकार आप देख रही हैं कि सरकार अभी इसलिए इस पे मैं जो पहले भी आपसे कह रहा था कि सरकार इससे पीछे हटने का हमको तो सिर्फ एक वजह लग रहा है कि एक क्लास है, एक छोटा सा क्लास है, एक मुट्ठी भर हिस्सा है, जो रूलिंग क्लास है कह लीजिए, वो पावर उसी के हाथ में है, वो सामने नहीं आना चाहता है। वो अपने को सामने लाना नहीं चाहता है। वो जो है क्योंकि अगर वो सामने आएगा तो देश में फिर एक नए तरह का भूचाल आएगा। क्योंकि वो सामने आएगा तो ये पता चलेगा कि 10% ऐसा हिस्सा है जिसके पास 90% संसाधनों पे जिसका कब्जा है। ये सामने आ जाएगा। तो ये सामने आ जाएगा और यह भी सामने आ जाएगा अगर ये जाति गणना हो जाए कि किसका हक मारा गया है। यह भी सामने आ जाएगा कि किसका हक मारा गया है और यह भी सामने आ जाएगा किसने हक मारा है। लिखित रूप से आ जाएगा, वैसे तो सबको पता है। ये पता होने से कुछ नहीं होता। यही बात देखिए, असली क्या है, बात यह है कि जब ये सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाएगा, ये आपके हर कार्यालय में चला जाएगा, सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाएगा, तो अब आप वो संवैधानिक एक संस्था है जो उसके द्वारा आएगा वो आंकड़ा सामने। तो ये जब दर्ज हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो तब आप देखेंगे कि राजनीति से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के देश में मंडल से भी ज़्यादा, जब मंडल के दौर को याद करिए, जब आप कुछ कर रहे थे, जब लागू करने की कोशिश कर रहे थे 90 में, और जिस तरह का भूचाल देश में था, तो ये मंडल 2 से भी आगे का मामला हो जाएगा। पूरे देश में एक नए सिरे से भूचाल आएगा और बड़े पैमाने पर राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे। अच्छा। इसका सामना करने के लिए की स्थिति में अभी रूलिंग क्लास अपने को नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो 28 नवंबर को जाति जनगणना का सम्मेलन होने वाला है बनारस में, जिसमें कई जगह से लोग आ रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और किन मांगों को उसमें रखा गया है सम्मेलन में? देखिए, एक तो जो बहुत बुनियादी मांग है कि जो उस सम्मेलन के नाम से ही दर्ज होता है कि जाति जनगणना सम्मेलन, ये 2021 में जनगणना होना बाकी है और अभी यूपी और कई राज्यों में तत्काल आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव हैं। तो ये सम्मेलन का एक केंद्रीय मांग तो आप समझ लीजिए कि जाति जनगणना हो, इसको लेकर के है। तो ये इसलिए इसका प्रमुखता है। लेकिन इसमें एक और बात है, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो व्यापक बहुजन एकता जिसकी हम बात करते हैं, वो धर्मों से परे जाती है। वो सोकाल्ड हिंदू समाज के अंदर की जो पसमानदा है, वो मुस्लिम समाज के अंदर का जो पसमानदा है, यानी जो पिछड़ा हिस्सा है, या आप कह लीजिए कि ईसाई कम्युनिटी के अंदर और सिख कम्युनिटी के अंदर जो इस तरह का पसमानदा हिस्सा है, ये मैं देख रहा हूँ कि इस दौर में ओबीसी के अंदर भी अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के नाम पे एक टकराव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ओबीसी का दलित से टकराव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक आप देखिएगा कि जो हिंदू कम्युनिटी का जो ओबीसी दलित है, उसको मुस्लिम कम्युनिटी के ओबीसी दलित से लड़ाने की, जिसको ढक दिया जाता है हिंदू मुस्लिम झगड़े के नाम पर, ये एक ज़बरदस्त कोशिश है। और इन सब चीज़ों के सेंटर में आरएसएस है, बीजेपी है इस दौर में। तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जिस तरह की सत्ता व्यवस्था है अभी, जिससे लड़ना है, ये विराट बहुजन एकता की ज़रूरत है। इसमें ये एक सम्मेलन जो है, इसका प्रस्थान बिंदु बनेगा।
आपको मैं बताऊं, अभी जिस तरह से माइनॉरिटी के अंदर इस दौर में मॉब लिंचिंग का पूरा आप देखिए वो बढ़ा है, तो हम लोगों ने पसमानदा की गोलबंदी, यहाँ मुस्लिम पसमानदा की गोलबंदी कर रहे हैं। दूसरा, यूपी में आप जानते हैं कि एक धर्मांतरण कानून आया है इधर 1 साल के अंदर। वो कानून कुछ नहीं है, वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का एक वो माध्यम है। और उस 1 साल में यूपी में 150 घटनाएं ईसाई कम्युनिटी पे हुई है। उनकी प्रार्थना सभाओं पर विहिप के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे हमला करते हैं, पुलिस जाती है और पीड़ित को ही मारा जाता है और फिर उसी को धर्मांतरण के नाम पे उसको जेल में भेज दिया जाता है। 150 घटनाएं हुई और 100 लोग जेल में हैं इस उत्तर प्रदेश से। तो ये जो सम्मेलन है, ये इस विराट बहुजन जो है हिस्सा है, उसकी एकता का भी सम्मेलन ये बनने जा रहा है। तो इसके साथ साथ जात जनगणना के साथ साथ एक बड़ी जो इसके पीछे मकसद है कि इसके जरिए आप धर्मों से परे जा करके आप एक विराट एकता इसमें बन जाने की एक संभावना है। उसकी एक कोशिश भी इस सम्मेलन में हम आपको दिखेगी, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जी। अच्छा, ये बताइए कि इधर कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जब ये विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तब से जाति जनगणना के मुद्दे पर ज़्यादा जोर शोर से बात होने लगी। तो इसका हल निकालने का प्रयास हो रहा है या कोई राजनीतिक दबाव है, तो इस तरीके की बातचीत की जा रही है? पर देखिए, एक तो ये है कि इसका चुनाव से बहुत सीधा रिश्ता नहीं है। ये मुद्दा अगर अभी के दौर में आया है तो एक तो ये मुद्दा इसलिए आया है कि ठीक 2021 में जनगणना होनी है, और आप इतिहास में जब भी जाइएगा तो जब भी जनगणना होती है उस दौर में ये मुद्दा सेंटर में आता है। उस पर सबको अपनी बात बोलनी पड़ती है, उस पर स्टैंड लेना पड़ता है। तो एक तो इसलिए मुद्दा आया है, चुनाव आ गया है तो ज़रूर उस पर हम लोग वो सोच सकते हैं। तो एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा ये है कि इसलिए भी ये मुद्दा फिर से बना है कि सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था कि 2019 के चुनाव में हम अगर जीतेंगे तो हम 2021 में जाति की जनगणना कराएंगे। इसलिए भी ये मुद्दा बना है क्योंकि संसद में मोदी सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है कि नहीं होगा। संसद में खारिज किया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। और दूसरा जो है, अदालत में भी जाकर के इस सरकार ने बोल दिया है कि जात जनगणना हम नहीं कराएंगे। तो इसलिए भी ये मुद्दा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जब तक जनगणना होना है, स्वाभाविक तौर पे इस मुद्दे से ये मुद्दा उठता रहेगा, इस मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी। और चूंकि इसमें चुनाव बीच में आ रहा है तो चुनाव इस आंदोलन को, इस मुद्दे को, इस मांग को आगे बढ़ाने का एक माध्यम जरूर बनेगा। इस सम्मेलन में यह भी रणनीति बनेगी, ये जो 28 को सम्मेलन है, यह रणनीति बनेगी कि ये पंजाब में जो चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के हम पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरेंगे और उनसे इस पर जवाब मांगेंगे और उनके घोषणा पत्रों में शामिल है कि नहीं, उनका क्या इस पर अपना स्टैंड है, वो इस पर क्या ले रहे हैं। ये सवाल हम चाहते हैं कि जैसे चुनाव में किसान एजेंडा बन रहा है, जैसे चुनाव में बेरोजगारी एजेंडा बन रहा है, महंगाई एजेंडा बन रहा है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जाति जनगणना का सवाल भी बड़ा मुद्दा बन करके आवे और सबको इस पे बात करनी पड़े। आपने बताया कि 2019 में जब सत्ता में आई, उनके घोषणा पत्र में जाति जनगणना का जिक्र था, तो इस तरीके से बाकी जो पार्टियां हैं वो भी अपने अगर घोषणा पत्र में इसको शामिल कर लें लेकिन बाद में मुकर जाए, तो उसके लिए आप कैसे दबाव बना सकते हैं कि क्या रणनीति अपनाएंगे कि वो घोषणा पत्र में शामिल जिस मुद्दे को किए हैं जाति जनगणना के, तो उसको अमल भी लाएं? हमने देखिए, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो है आंदोलन जो हम लोग चला रहे हैं। इसका सेंटर पॉइंट है कि जनता को हम तैयार कर रहे हैं, जन गोलबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मास का ये इशू है और मास इसको मास मुद्दा बनावे, ये इशू है। तो हम केवल उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम उनसे केवल ये नहीं कहेंगे कि आप घोषणा पत्र में शामिल करिए। हमारा खाली डेलीगेशन उनसे नहीं मिलेगा, हमारा थ्रस्ट होगा अपने सड़क पे, और सड़क के जरिए हम पूरी जनता को जब हम खड़ा कर लेंगे, इस दिशा में अगर हम बढ़ गए तो उनके ऊपर स्वाभाविक दबाव बनेगा। जैसे किसान आंदोलन ने एक आंदोलन के दम पे सरकार को 2 कदम पीछे जो है हटाया है। तो जोर हमारा यहाँ है और हम चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। चुनाव के बाद अभी जनगणना होना बाकी है और चुनाव के बाद हम जनगणना होने तक पूरे देश में एक ज़बरदस्त माहौल बनाने की इसकी आंदोलन के 1000 तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। और ये जनता का मुद्दा अगर बन गया, जो बनना स्वाभाविक है,
तो उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनको इस स्वाभाविक मांग को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का जाति जनगणना को लेकर क्या रवैया है? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि एक जिसको कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसका गहरा असर अभी मैं जो सामाजिक न्याय के नाम पे जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं बिहार में या यूपी में, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जितनी भी इस तरह की फोर्सेज हैं, तो वो इस पे एक बहुत बुझा सा स्टैंड ले लिए हैं। वो ये मैसेज तो दे रहे हैं कि हम सहमत हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बल्कि राजद के साथ तो वहाँ पूरा विपक्ष मोदी जी से जा कर के मिल भी आया। यहाँ भी लोग अखिलेश यादव या बसपा ये लोग भी इस पे ट्वीट कर रहे हैं। वहाँ भी बिहार में भी मैंने देखा कुछ लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा सवाल है, और यहाँ तक कि मैं लेफ्ट की भी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट ने भी इसके स्टैंड एक ले लिया है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक सिंगल पूरे हिंदी बेल्ट में आप देखिएगा कि आपको सड़कों पे कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के नहीं उतरा है, इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन का एजेंडा नहीं बना रहा है, इस मुद्दे पे वो एक सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि जो मैं आपसे बोल रहा था कि इंटायर पॉलिटिकल क्लास पे एक अपर कास्ट जो हेजेमनी है उसका जो दबाव है वो एक कह लीजिए कि वहाँ पे एक वैचारिक सरेंडर सामाजिक न्याय की फोर्सेज, यहाँ तक कि लेफ्ट की भी कुछ फोर्सेज हैं, वो उसमें जो है उनको ये इस मसले पर उनको लगता है कि जो ऊपरी हिस्सा है उसको नाराज करके भारत में राजनीति जो है नहीं की जा सकती है। तो उसके सामने एक वो सरेंडर की मुद्रा में है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इतना सन्नाटा है पूरा हिंदी बेल्ट में इस मसले पे। हम लोगों को आंदोलन में उतरना पड़ रहा है, सम्मेलन करना पड़ रहा है, छोटी छोटी पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेज को जो है इसमें आना पड़ रहा है। तो वो जो सन्नाटा आप हिंदी बेल्ट में देखेंगे, आप पूरा पक्ष और विपक्ष एक मैंने उसमें एक अघोषित एकता है, अघोषित देखिएगा कि इस पे जो है। अब लेफ्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट ने भी जो है उसको बार बार वो जो है उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, मैं खुद कम्युनिस्ट फ्रंट से हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वो क्लास स्ट्रगल को सोशल जस्टिस के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि जो है ये इसमें ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो वर्गीय लड़ाई है वो एकदम किताबी तरीके से वर्गीय लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखिएगा कि पूरा हिंदी भारत में सोशल जस्टिस की जितनी फोर्सेज हैं, लेफ्ट की भी जो स्थापित फोर्सेज हैं, और समूचा विपक्ष आप देखिएगा इस मुद्दे पर बोलने से हिचकिचा रहा है, उस पर पीछे हट रहा है, बोल के उसको बाईपास कर रहा है, उस मसले को छूने से परहेज कर रहा है। उसके 10 मुद्दे हैं, उन 10 मुद्दों में ये मुद्दा आमतौर पर उसमें शामिल नहीं है। तो और एक भी सिंगल एक आंदोलन आप सिंगल कहीं आपको कहीं सड़क पे लड़ते हुए आपको पूरा विपक्ष आपको नहीं दिखेगा। तो इसका यही मतलब मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की फोर्सेज अपर कास्ट के कंट्रोल में, उनके वैचारिक उनके सामने सरेंडर, और लेफ्ट की एक जो समझ है कि सोशल जस्टिस के खिलाफ उनकी वर्गीय लड़ाई, वर्गीय जो उसके एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर देते हैं, वहाँ से उनका जो नज़रिया है वो इनको इस पे आगे बढ़ने से उनको भी रोक रहा है। अच्छा, जब जाति जनगणना होती है हर 10 वर्षों में, जब जनगणना होती है तो जाति जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शामिल किया जाता है, उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन पिछड़े जो वर्ग के लोग या पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। तो सरकार क्यों उपेक्षित करती है पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति जनगणना को? मेरी इस पे देखिए एक समझ ये है कि बात उनको वो शायद दबाव बने उनके ऊपर। एक मैं आपको परिघटना बताता हूँ। 2018 में उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, और उनके गृह मंत्रालय की अपनी एक जो मीटिंग हुई तो उसमें ओबीसी गणना को लेकर के वो तैयार हो गए थे। उनकी जो आपस की जो चर्चा थी वो ओबीसी को गिनती के लिए तैयार हो गए थे। और मेरा यही मैं इसमें जो कहना चाहता हूँ कि एक और इसमें चालाकी हो सकती है। बात जो है ओबीसी को गिनने की हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हर जाति की गणना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए SC ST की तो गणना होती है, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि किसके पास नहीं है संसाधन। मान लीजिए ओबीसी की भी गणना हो जाए तो ये भी पता चल जाएगा किन किन जातियों के पास अपनी आबादी से हिस्सेदारी उनकी कम है।
तो अपनी आबादी से हिस्सेदारी कम वालों का तो गणना वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसको लेकर के बात नहीं है। सवाल अपर कास्ट का भी जनगणना होगी कि नहीं होगी, ये असली सवाल है। और इसके चलते ओबीसी की भी गणना रुकी हुई है। अच्छा, बेसिक जो बात है उसमें, और शायद अगर बहुत दबाव बने तो एक वो चालाकी करें कि कहें नहीं ओबीसी को गिन लिया जाए, इस पे भी शायद वो थोड़ा आंदोलन बढ़े, थोड़ा मूवमेंट बढ़े, तो इसको लेकर के भी वो शायद तैयार हो जाए, ये संभव है। जहाँ फसाहट है, जहाँ उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, जहाँ उनकी हैसियत नहीं हो रही है उस क्वेश्चन का सामना करने का कि सभी जातियों की जनगणना, सभी जातियों को जनगणना का सवाल ही असली सवाल है। तभी हिस्सेदारी, तभी आप ये पता कर पाएंगे कि किसने अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सेदारी पाली है और किसने अपनी आबादी से कम हिस्सेदारी है, किसने हक मारा है और किसका हक मारी हो रही है। ये दोनों चीज़ जब तक सामने नहीं आएगा, इसलिए ये सवाल SC ST का भी अभी बना हो। जैसे SC ST में बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि हमारा तो हो ही रहा है गिनती, हमसे क्या है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आपका हो रहा है, लेकिन आपका हक जहाँ फंसा हुआ है उसका तो नहीं हो रहा है ना। तो ये लड़ाई आपकी भी उतनी ही है, ये लड़ाई जो केवल ओबीसी की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। और ये अगर कोई इसको इस रूप में भी देखे कि ये जाति का सवाल नहीं है, देश की इतनी बड़ी जो आबादी है उसको आप 80% आबादी को आप गिनने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन सा आप देश बनाना चाह रहे हैं? अगर कोई न्याय की बात कर रहा है तो इतनी बड़ी आबादी को आप गिनने के लिए तैयार नहीं है, आप कौन से न्याय आंदोलन चला रहे हैं? अगर कोई मानवाधिकार का जो प्रश्न लड़ाई चला रहा है जो, तो वो अगर उसका ये इतने बड़े हिस्से का मानवाधिकार छीना जा रहा है, तो आप मानवाधिकारवादी आंदोलन चला रहे हैं, तो आपके एजेंडे में ये क्यों नहीं आ रहा है? आपका भी ये लड़ाई है। तो जो संविधान बचाना चाहते हैं, तो संविधान तो गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है, तो गैर बराबरी को चिन्हित करना उसकी पहली सीढ़ी है और वो जाति जनगणना से होनी है। तो आप जो संविधान को बचाने वाले लोग कहाँ हैं? न्याय के लिए लड़ने वाले कहाँ हैं? मानवाधिकार आंदोलन चलाने वाले कहाँ हैं? ये सवाल देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विकसित करने वाले, नया देश और नया भारत बनाने वाले कहाँ हैं? तो हम समझते हैं कि ये सवाल किसी जाति का नहीं है, ये सवाल किसी खास कम्युनिटी का नहीं है, ये सवाल देश का है। और देश के सवाल की, देश को बचाने की, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि सभी धर्मों में, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, उनमें जो पिछड़ा समाज है उनको जाति जनगणना से आप कैसे जोड़ेंगे और उनके बीच जो टकराव चल रहा है उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा जो अभी के दौर का जो निज़ाम है, खास के बीजेपी RSS जो, उसकी पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट ये है कि हिंदू मुस्लिम राइट कराना और ख़ास करके दोनों तरफ के पसमानदा को आपस में लड़वाना, ये उसकी कोशिश है। अब जैसे मान लीजिए ये अगर लड़ाई बढ़ेगी जाति जनगणना की, तो दो सवाल इसको हल करेगा ये। जैसे एक सवाल तो ये कि OBC के अंदर की जो लड़ाई है कि कुछ जातियों ने आरक्षण का ज़्यादा मलाई खा लिया, ये बदनाम एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और अति पिछड़ी जातियों को इसी आधार पे एक बीजेपी अपने तरह की एक गोलबंदी कर रही है। जाति जनगणना, अब जैसे ये जो सवाल उठाया जाता है कि कुछ जातियों ने ज़्यादा मलाई खाया है, तो उसका बेस क्या है? वो डाटा विहीन बात है, उसका कोई डाटा नहीं है, किसी के पास कोई बेस नहीं है। और आप जानती हैं वो पूरा हिटलर का जो सलाहकार था गोएबल्स, वो बार बार कहता था कि एक सच को, एक झूठ को अगर 1000 बार बोलो तो वो सच में जो है बदल जाता है। तो एक ये हेट कैंपेन जो है, कह लीजिए इसको, एक कुछ खास जातियों के खिलाफ उन्हीं समाज के अन्य जातियों को खड़ा किया गया। जाति जनगणना अगर हो जाती तो ये जो आपस का जो टकराव है ये लगभग इस धाराशायी हो जाता। और बीजेपी की RSS की जो लड़ाने की यहाँ पॉलिटिक्स है, OBC को ही OBC के खिलाफ लड़ने का, वो धाराशायी हो जाता, क्योंकि सामने आ जाता कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि उनकी आबादी कितनी है। अगर आज गणना हो जाए तो ये सामने आ सकता है कि उनकी ये सामने आ जाएगा कि क्या वो अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सेदारी ले रहे हैं। यह बात जब सामने आएगी, उनकी आबादी जब सामने आएगी, तो तब क्लियर हो जाएगा कि जो है ऐसा कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पे तब देखिएगा कि अगर ये जाति जनगणना हो जाए, जैसे तमिलनाडु में OBC को उन्होंने अपने आधार पे गिना है और OBC की जो आरक्षण है वहाँ वो 46% है और अलग अलग जो जातियाँ हैं उनके बीच में भी बंटवारा है, उनका फिक्स कर दिया गया है। तो सारा उनके अंदर का लड़ाई वहाँ ख़त्म हो गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। होली से लेकर के और ईद के बीच में बनारस में
दर्जन भर मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव कराने की एक कोशिश हुई। इसमें योगी सरकार के 2 मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। तो मैं आप जान ही रही हैं, ज्ञानवापी को सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है अयोध्या के बाद, और वो नारा भी आप जानती हैं, वो जो चलता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आप याद करिए। तो वो अब एक जो गिद्ध निगाह है उनकी, अब यहाँ ज्ञानवापी के जरिए एक तनाव, वहाँ आप देख ही रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने वहाँ हजारों लोगों को इकट्ठा होने का जगह बना दिया गया। और कभी भी आप सोच सकते हैं कि वो नफरत कार सेवा में कब बदल जाए, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने देखा बनारस में कि 10 जगह, जैतपुरा में, इसी बनारस में, सरैया में, कुनिया में, यहाँ भोजूबीर में, तकिया में, इन सब जगहों पे आप खुद आप लोग कभी जाइएगा, और उन सब जगहों पे मैंने देखा, जो बात कहना चाहता हूँ कि इधर से भी मैंने सोकाल्ड हिंदू धर्म के नाम पे इधर का ओबीसी लड़ रहा था और दलित लड़ रहा था, और उधर सोकाल्ड मुस्लिम के नाम पे उधर से जो पीड़ित था वो भी दलित और ओबीसी था, पिछड़ा था। तो ये आप देखिए, दोनों जगह अपर कास्ट जो है पर्दे के पीछे था। तो ये जो नज़ारा हमने देखा, आप जान लीजिए कि अगर ये जात जनगणना की लड़ाई बढ़ेगी तो आप समझिए कि संविधान में जो आपका दर्ज है अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दर्ज है, और जब अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में चीज़ें दर्ज हैं तो वहाँ रिलीजन न्यूट्रल है। तो जब रिलीजन न्यूट्रल है तो जैसे मुस्लिम समाज का 95% हिस्सा जो है ओबीसी में, तो अब उसकी ज़रूरत, और हिंदू समाज के ओबीसी की ज़रूरत, और ईसाई समाज के ओबीसी की ज़रूरत, सबकी ये ज़रूरत बन रही है कि हमको गिना जाए, हमारी आबादी गिना जाए। ये एकता का एक विराट बिंदु जो है, ये ओबीसी के अंदर, ये ओबीसी और दलित के अंदर, ये सबकी एक आप देखिएगा कि वो ईसाई धर्म में हो, वो सिख धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, वो हिंदू धर्म में हो, सबकी एक देखिएगा कि एकता का एक बिंदु ये है कि हमको गिना जाए, हमारी आबादी गिनी जाए, और हमारा हक हिस्सा, हमको आबादी के हिसाब से हमको हिस्सा हमारा दिया जाए। ये एक लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन रहा है, जो एक साथ ओबीसी के अंदर की लड़ाई, ओबीसी और दलित के बीच के अंदर की लड़ाई, और इस धर्म के ओबीसी का उस धर्म के ओबीसी से लड़ाई, इस सारी लड़ाई को ख़त्म करेगा, और एक विराट बहुजन एकता जो बनाने की लंबे समय से किसी दौर में एक वो परियोजना रही है, सपना रहा है। जाति जनगणना का आंदोलन एक इस दिशा में, बहुजन एकता बनाने की दिशा में एक प्रस्थान बिंदु बन सकता है। आपने एक जाति जनगणना पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, और उस पर होने वाली राजनीति पर भी आपने जो खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी मनीष शर्मा से जाति जनगणना मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत सुनी और देखी। गांव के लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।